हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आई होप आप अभी तक के जितने भी सेशन आप लोगों ने देखे होंगे उसमें आप लोगों को मजा आ रहा होगा। सारी चीजें बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली है। बेसिकली हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में कि कॉन्क्रीट जो बिल्डिंग मटेरियल हम चूज कर रहे हैं एज अ कॉन्क्रीट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिसके कारण हम उसे एज अ बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी वो था मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसमें मैंने सबसे पहले देखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, फिर देखा था मैंने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ओके, उसके बाद मैंने देखा था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था वो क्या था, मैं एक बार और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? ये मैंने बताया था आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.5, और इसका आंसर मैंने लिखा था 0.67 FC के। और मैंने कहा था आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर मतलब नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बट अगर आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि 0.67 FC के होता क्या है, क्योंकि अभी भी मैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे नहीं पहुंचा हूं। मैंने अभी तक आपको एक कंक्रीट की ऐसी स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं बताई है जिसका इस्तेमाल मैं स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय करूंगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद भी एक स्टेप बची हुई है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने यहां पर 1.5 लिया है, ये मैंने क्यों लिया है ना, ये मैंने क्यों लिया है? मैंने इसलिए लिया है ताकि जब वेरिएशन इन शेप एंड साइज जो होगा उसको अकाउंट करने के लिए, और एक और पॉइंट क्या हो सकता है, जो मेरा वेरिएशन होगा किसके अंदर, वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ लोडिंग जो होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में मैं और चीजें आप लोगों को नेक्स्ट सेशन मतलब इसी सेशन में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। चलिए ठीक है, यहां पर समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन इंडिया, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें एक क्यूब मिल रहा है। चलिए एक क्यूब ले लेते हैं, उसके लिए हमारे पास शेप का ऑप्शन है। तो चलिए एक हमने क्या लिया, इस तरह से हमने क्या करा, एक क्यूब लिया। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ओ ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया था तो इसके कारण वो दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने क्या करा, एक इस तरह से क्यूब ले लिया। ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये इस तरह से, ठीक है। अब इस क्यूब का जो डायमेंशन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आई विल टेक 150 mm क्यूब टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। अब देखिए जब इस क्यूब को हम लोग लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब हम लोग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर इसको रखते हैं तो इसके एंड में क्या होता है, इस तरह से मशीन्स रखी जाती है। इस तरह से क्या होता है, मशीन की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से मशीन की क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। देखिए ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर क्या करते हैं जब, और फिर क्या करते हैं, इस मशीन की जो प्लेट्स हैं इसके थ्रू हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं। अब ये P किलो न्यूटन क्या होता है, ग्रेजुअली लगता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। यहां पर भी मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं कि ये प्लेट से क्या है, प्लेट ऐसी नीचे की तरफ रखी हुई है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब
यहां से मुझे जब स्ट्रेंथ मिलती है तो मैं उस स्ट्रेंथ को क्या नाम लिखता हूं, FC के रखता हूं। ठीक है, अभी मैंने क्यूब का डायमेंशन नहीं लिखा है, बट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, यही उसका पहला सेशन है, तो बता दिया जाए कि क्यूब का जो डायमेंशन रहेगा वो 150 mm ही रहेगा, 150 mm ही रहेगा। ये इंडिया की कहानी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में क्या होता है इसको समझते हैं, यूएसए में क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यूएसए में क्या किया जाएगा, यही क्यूब को रिप्लेस किया जाएगा, किससे, एक सिलेंडर से रिप्लेस किया जाएगा। ये देखिए किससे रिप्लेस किया जा रहा है, इसको एक सिलेंडर से रिप्लेस किया जा रहा है। देखिए है ना, अब जो सिलेंडर का डायमेंशन है, सिलेंडर का जो आपको डायमेंशन मिल रहा है वो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो डायमीटर है सिलेंडर का, जो डायमीटर है सिलेंडर का वो है मेरे पास कितना, 150 mm। जो सिलेंडर का डायमीटर है वो है मेरे पास 150 mm, लेकिन जो इसका मेरे पास क्या है, हाइट है या डेप्थ है, जो आपको बोलना हो वो मुझे 300 mm मिल रहा है। बस ये फर्क है ना। इसके ऊपर भी जब मैंने टेस्ट किया होगा, इसके ऊपर भी जब मैंने टेस्ट किया होगा तो सेम वही रहा होगा कि इसका ये जो सरफेस होगा ये मशीन्स की प्लेट से इस तरह से क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, है ना, कांटेक्ट में होगा इसी तरह से। ये देखिए इसी तरह से जो मशीन की प्लेट्स होंगी वो कांटेक्ट में होंगी, और लोड जो ट्रांसफर हो रहा होगा इस पे, ये मशीन की प्लेट्स के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि ये P किलो न्यूटन मैंने सिर्फ इन जनरल लिखा है। ठीक है, अब इससे, इस टेस्ट से भी क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ निकाला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दोनों केस में मैंने क्या करा है, लोड ट्रांसफर में करता गया। अब समझते हैं कि यहां मुझे जो स्ट्रेंथ मिली वो क्या मिली, और यहां मुझे जो स्ट्रेंथ मिली वो तो आपको पता था कि इसको FCK बोलते हैं, वो आपको पता था, तो मैंने डायरेक्टली FCK लिख दिया। लेकिन यहां का क्या कहानी है इसको समझते हैं। चलिए देखिएगा आप, है ना, अगर मैंने यहां पर FCK निकाला, किसके लिए निकाला FCK, मैंने क्यूब के लिए निकाला, तो मुझे कुछ वैल्यू मिला होगा। और उसी तरह से जब मैंने FCK निकाला किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो भी मुझे कुछ वैल्यू मिला होगा। यस और नो, ठीक है, यस और नो, क्लियर। मैं इसको उस तरफ लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा जब मैंने FCK निकाला किसके लिए, क्यूब के लिए, तो मुझे एक वैल्यू मिला होगा, और FCK निकाला मैंने सिलेंडर के लिए तो भी मुझे एक वैल्यू मिला होगा। ओके, जब इनकी वैल्यू को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि जो FCK है किसका, FCK है किसका, सिलेंडर का। FCK जो है हमारे सिलेंडर का, वो देखिए कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, 0.8 टाइम्स ऑफ FCK ऑफ क्यूब आ गया, है ना, FCK ऑफ क्यूब आ गया। कहने का मतलब if we have M20 grade of concrete, if we have M20 grade of concrete, अगर ऐसा है मेरे पास तो समझिएगा, अगर मैं लिखूंगा FCK किसके लिए, क्यूब के लिए लिखूंगा, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 20 न्यूटन पर mm² ही मिलेगा। लेकिन यही मैं अगर FCK किसके लिए लिखता, सिलेंडर के लिए लिखता, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा बच्चों, है ना, 0.8 टाइम्स ऑफ FCK बोला मैंने किसका, क्यूब का, तो यहां पर 20 लिख दूं और यहां आ जाएगा 16 न्यूटन पर mm²। आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज जो मैंने अभी लिखी ये समझ में आई होगी कि मैं लिख क्या आ रहा हूं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसे वापस बोलता हूं कि FCK क्यूब और FCK सिलेंडर मैंने कैलकुलेट करा, मैंने ये पाया कि FCK सिलेंडर की जो भी वैल्यू आई वो इन जनरल अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स ऑफ FCK ऑफ क्यूब थी। तो मैंने आपको ये बात समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया कि अगर मैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेता तो मेरे पास
इस तरह से वैल्यू आती कि क्यूब के लिए सेम ग्रेड 20 दे रहा है जो मैंने पढ़ा, लेकिन अगर मैं उसी की जगह सेम ग्रेड का सिलेंडर लेता तो वो 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर देता। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। मतलब ये टेस्ट किया होता तो यहां मुझे M20 ग्रेड बोलता 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहां पर मुझे M20 ग्रेड का कंक्रीट क्या बोलता 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये क्या गड़बड़ है? ठीक है, यही गड़बड़ को हमको समझना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरा क्यूब क्या था 150 mm का था, बट यहां पर मेरा जो साइज है वो चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। तो वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द स्पेसिमेन अगर होगा, इसी को ध्यान में रख के मैंने क्या करा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था। देखो स्ट्रेंथ कम आ रही है। अब समझते कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए, जब मैंने क्या करा, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया, तो ये टूटा है ना, ये टूटा। तो ये टूटा क्यों होगा? ऐसे समझना कि जब मैं ऐसे लोड लगाऊंगा किसी भी स्पेसिमेन पे, ये है तो सिलेंडर, अच्छी बात है, इसको सिलेंडर के समय देख लेंगे, बट जब मैं इसके ऊपर लोड लगा रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है? इसकी सरफेस किस तरफ जा रही होंगी? इसकी जो ये आउटर सरफेस है, क्या ये बाहर की तरफ नहीं जा रही होंगी? क्या ये बाहर की तरफ इस तरफ नहीं जा रही होंगी? क्योंकि इसको मैं दबा रहा हूं तो ये टूटने के लिए बाहर की तरफ जा रही होंगी। यस, मतलब इस सरफेस में जो मोशन होगा क्या वो इस डायरेक्शन में होगा? ये देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे। ठीक है, उसी तरह से मैं यहां पर एक और इस वाली सरफेस पे भी जो मोशन होगा क्या वो इस तरफ नहीं होगा? ये देखिए इस तरफ होगा। समझे आप लोग मेरी बात? इस तरफ होगा। अब समझिएगा, ये प्लेट की जो सरफेस है और ये यहां पे जो दोनों प्लेट की सरफेस है, क्या वो मेरे स्पेसिमेन की सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है? क्या यहां मेरे प्लेट की सरफेस और यहां मेरे प्लेट की सरफेस, ये जो स्पेसिमेन है इसकी सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है। ठीक है, जरा देखिएगा हम लोग यहां पर अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में मुझे मिल रहा है ना, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में मिल रहा है, तो क्या हो रहा होगा कि जब ये सरफेस से बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी तो जो फ्रिक्शन होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ करेगा। मतलब ये वाला जो मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, जो बाहर की तरफ मोशन हो रहा है, उसको क्या किया जाएगा? रजिस्ट किया जाएगा इस फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स, मशीन प्लेट्स एंड द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो जो फ्रिक्शन होगा, मतलब मोशन अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। ये देखिए है ना, ये यहां पर इस तरह से आपको फ्रिक्शन अंदर की तरफ होता हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अगर देखा जाए है ना, अगर यहां पर ये चीज को देखा जाए तो ये पाया गया कि ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है ना, हियर जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, ये थ्रू आउट द डेप्थ क्या है? सेम है। क्या पाया गया? यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी, क्या लिख रहा हूं मैं? इज फाउंड टू बी सेम throughout the depth of cube, है ना। मतलब इसे समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो एरोज हैं वो सेम लेंथ के बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो गई, है ना, वो क्या हो गया, यहां पर सेम हो गया। इसलिए मैंने एरो को बिल्कुल सेम बनाया, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब फ्रिक्शन का इंटेंसिटी है ना, फ्रिक्शन का इंटेंसिटी क्या है? थ्रू आउट द डेप्थ क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। टूट इधर रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो क्या आप ये समझ सकते हो कि जो फ्रिक्शन है इस स्पेसिमेन के टूटने का जो रीजन है उसको कम कर रहा
है ना, मतलब जो टूटने के जो कारण है उसको बाहर जो लेके जा रहा है लोड, लेकिन एक फ्रिक्शन अंदर लगने के कारण क्या मेरा स्पेसिमेन देर से टूटेगा, क्या उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब फ्रिक्शन थ्रू आउट द डेप्थ कांस्टेंट क्यों है, सेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो कम है, स्पेसिमेन छोटा है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो मैंने यहां लिख दिया है कि जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो थ्रू आउट द डेप्थ क्या है, सेम चल रहा है, ठीक है। वो क्या चल रहा है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास सेम चल रहा है। तो मैं यहीं पर इसी के नीचे आप लोगों के लिए लिखना चाहूंगा, ठीक है, यहीं पर इसी के नीचे आप लोगों के लिए लिखना चाहूंगा, देखिए, है ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग, दिस friction increases the load carrying capacity, increases the load carrying capacity of cube, load carrying capacity of cube, ओके। ये बात आप लोगों को समझ में, क्यूब का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब आपके दिमाग में जाएगा कि सर जो फिर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रहा है वो तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहां पर मुझे फ्रिक्शन मदद कर रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हर समय एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे स्पेसिमेन का डेप्थ अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट इंटीरियर पार्ट्स पे, इंटीरियर पार्ट्स मतलब कि अंदर की तरफ कम होते जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसी को समझने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, मैं आपको किसके थ्रू समझा रहा हूं, क्यूब के थ्रू समझाऊंगा। अगर वो पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया तो मैं आपको क्यूब की तरफ की मदद से समझाऊंगा। देखिएगा आप लोग, यहां पर जब मेरे पास ये क्यूब, मेरे पास क्या था, सॉरी, सिलेंडर की मदद से समझाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, जो ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका डेप्थ क्या है, 300 mm, डायमीटर कितना है, 150 mm। जब इसके ऊपर लोड लगाया, तो इसकी इस सरफेस ने क्या बोला कि लो भैया मैं तो वापस बाहर टूटने के लिए चली भैया। इस सरफेस ने बोला कि मैं तो टूटना चली, है ना। और टूटने के कारण ये जो सरफेस होगी इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, आउटवर्ड मोशन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, है ना, क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों, ठीक है। चलिए वापस से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे कलर से आपको बताते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो मेरा कांटेक्ट है ना, किसके बीच में, मेरे सिलेंडर की सरफेस और मेरे प्लेट की सरफेस में, मेरे सिलेंडर की सरफेस और मेरे प्लेट की सरफेस में जो कांटेक्ट है वहां पर जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। वहां पर जो मेरा फ्रिक्शन होगा सबसे मैक्सिमम होगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए इस तरह से, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो फ्रिक्शन का इंटेंसिटी होगा, देखिए मैं एरो को क्या कर रहा हूं, छोटा बनाते जा रहा हूं, वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। वो क्या होते जाएगा, इस तरह से क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर, है ना, ये देखिए, है ना। अब यहां पर भी क्या करते हैं अपन, इस तरह से एरोस को छोटा बना देते हैं। ये देखिए, इसको भी अपन ने क्या करा, छोटा बना दिया। जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होते जा रही है फ्रिक्शन की, ये पाया गया कुछ टाइम बाद कि जो इसका मिडिल पोर्शन है ना, इसका कोई मिडिल पोर्शन अगर अपन ले लेते हैं, इसका इस तरह से एक मिडिल पोर्शन अपन लोग ले लेते हैं, ये पाया गया कि ये जो मेरा मिडिल पोर्शन है, ऐसा पाया गया कि ये जो मेरा मिडिल पोर्शन है, दिस मिडिल पोर्शन क्या पाया गया, देखिए, दिस मिडिल पोर्शन is found to be free from, है ना, free from effect of friction। किससे, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन से क्या पाया गया, ये बिल्कुल फ्री पाया गया। तो इसी के कारण जब ये जो रीजन है मेरा, इसके अंदर फ्रिक्शन ही नहीं आया, मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो मेरे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिमेन को बढ़ा रहा था वो नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसने लोड कम लिया। और अगर जितना भी लोड लिया है वो मेरे स्पेसिमेन ने अपने स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा है
है ना, जितना भी लोड लिया है वो मेरे स्पेसिमेन ने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा है। तो क्या सिलेंडर की स्ट्रेंथ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना, यहां पर मैं ये बात लिख रहा हूं कि स्ट्रेंथ शोन बाय सिलेंडर is true representation of strength, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं आप लोगों को वापस से ये चीज स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि हमने किस तरह से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी करा। ठीक है, एक बार हम इसे क्या करते हैं, इस तरह से जूम आउट करते हैं, ये देखिए। ठीक है, पहले हम लोगों ने किसे कंपेयर करा? क्यूब को। क्यूब में देखा, क्यूब में हमने जब ये लोड लगाया तो हमें क्या मिला? ये जो सरफेस है ऐसी बाहर की तरफ जा रही है। अब जो मेरा सरफेस है स्पेसिमेन का, क्यूब का जो मेरा सरफेस है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? मशीन की प्लेट्स के साथ कांटेक्ट में है। तो जब मेरा स्पेसिमेन बाहर की तरफ जाएगा इस अप्लाइड लोड के कारण, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है तो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो उसी के कारण जो मुझे लोड कैरिंग कैपेसिटी मिली वो एफसीके मिली। तो मैंने उसे क्या लिख दिया? 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख दिया फॉर द M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। जो एग्जांपल दिया उसी से समझा रहा हूं। अब मुझे देखना था कि क्या मैं स्पेसिमेन के साइज और शेप को चेंज करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने यहां पर एक सिलेंडर लेके देखा। जैसे ही मैंने सिलेंडर लेके देखा, लोड लगाया, तो मुझे पता चला कि देखिए, मुझे क्या पता चला कि जैसे ही ये बाहर की तरफ जा रहा है, लोड के कारण फ्रिक्शन वापस से लगा अंदर की तरफ। क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? क्योंकि मेरा स्पेसिमेन का जो सरफेस है और जो मेरे मशीन की प्लेट्स है उसके जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है ना। अब दो सरफेस कांटेक्ट में और मोशन हो रहा था, फ्रिक्शन तो एक्ट हो गई होगा। तो पता चला कि जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो थ्रू आउट द डेप्थ क्या है? कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही मैं इंटीरियर रीजन में पहुंचा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो ये पाया गया कि ये जो मिडिल पोर्शन है, यहां पर ये देखिए मिडिल पोर्शन पे मैंने हैश कर रखा है, इट इज फाउंड टू बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन से फ्री पाया गया। इसी के कारण इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी था वो एक्चुअल में क्या आया? कम आया। वो कितना आया? 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट इज 0.8 टाइम्स ऑफ एफसीके ऑफ क्यूब। समझ में आई बात आप लोगों को? इसीलिए जब यहां पर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, यहां पर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है जो मेरे स्ट्रेंथ को क्या कर रहा हो? लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा हो, इसीलिए इसे क्या कहा? ट्रू स्ट्रेंथ, है ना, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ। समझ में आई बात? क्या ये बात क्लियर हो गई? है ना। चलिए, ठीक है, तो ये एक रीजन था। कल के सेशन में इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि क्या होता कि अभी आप लोग नया अपने आरसीसी पढ़ना चालू करा है। तो मैं चाहता हूं आपको कि आप धीरे धीरे चीजों से इंट्रोड्यूस हो, तो आपको क्या होगा? पढ़ने में मजा आएगा। एकदम से कल ही अगर ये बता देता तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल हो सकते थे, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसे नेक्स्ट सेशन में प्लान करा। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहां पर। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहें तो एक बात लिख सकते हैं, मतलब ये जो इफेक्ट होता है ना, ये जो प्लेट मशीन की प्लेट और जो हमारा स्पेसिमेन का जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन के कारण जो स्ट्रेंथ बढ़ती है उसे बोलते हैं हम लोग एंड प्लेटन रिस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? अब ये नाम याद रखिएगा, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा एंड प्लेटन रिस्ट्रेंट।